हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग बीपीएससी पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका दृष्टि का टेस्ट सीरीज, दृष्टि कोचिंग का हम लोगों ने 5 किया है। अब आज हम लोग लेके आए हैं परफेक्शन आईएएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज। ये बाइलिंगुअल है, हालांकि दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो ये पहला टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग हिंदी में बात करेंगे और कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि बहुत लोगों का कमेंट ऐसे भी आ रहा था, बहुत लोग चाह रहे थे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन नहीं करने का 2 कारण था। एक तो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम जाएगा। तो एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि फिर आप उसको जगह को उस चीज़ को विजिट करेंगे तो क्लियर होगा। दूसरी बात ये थी कि एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि आप लोगों का डिमांड है तो एक्सप्लेन करना चाहिए हमें, और अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि दृष्टि वाला जो हम लोग 5 किए हैं टेस्ट सीरीज, उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इसे भी, इसका 5 करने के बाद फिर हम लोग आस्था या फिर रेडियो का करेंगे। दृष्टि का जो बाकी है उसको भी हम लोग करें। तो पहला टेस्ट ही शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्मक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये देखना है। हड़प्पा आर.एस. बिष्ट, धौलावीरा बी.के. थापर, सुरकोटदा जे.पी. जोशी, लोथल दयाराम साहनी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक सही। तो देखिए, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे, तो ये गलत हो गया। हड़प्पा में आर.एस. बिष्ट है। आर.एस. राव ने लोथल का करवाया था, तो लोथल में आर.एस. राव हो जाएगा। ये आर.एस. राव का नाम इसमें नहीं है, आर.एस. राव ने करवाया था लोथल का। उसके बाद जे.पी. जोशी इसमें है, उन्होंने सूरकोट का करवाया था, तो ये इसका मैच कर गया। और धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेस्ट में स्थित है। इसमें एक ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है, इसमें से कौन सुमेलित है? तो सूरकोटदा आंसर हो जाएगा 1 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्न पुराण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तब देखिए, निम्न पुराण काल बोल रहा है तो इसमें चापर, स्क्रैपर, ब्रूंस, फ्लैक ये सब नाम दिया हुआ है। तो पूरा पाषाणिक संस्कृति में मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों की प्राकृतिक जो था वो आधार था जलवायु और पर्यावरण के बदलाव के कारण 3 भाग में बांटा गया था। किसको? पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया था। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो निम्न पाषाण काल में कुल्हाड़ियाँ थी, विरादक थी, चाकू और काटने के औजार थे, ठीक है। और इसके अलावा जो निम्न पाषाण युग में थे, मध्य पाषाण युग में क्या था? औजार पापड़ी, फ्लैग था जिसको बोलते हैं। और पूरा पाषाणिक युग में क्या था? बेधक और खुरचने का औजार था, ठीक है। तो इसमें चापर हो जाएगा, 2 का 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। महापाषाणकालीन अंत्योष्टि स्थल साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं। जो ब्यूरियल था मेगालिथिक एज का, महापाषाणकालीन युग का, तो वो क्या चीज़ का साक्ष्य बताते हैं, ये इसमें पूछा गया है। प्रारंभिक शिल्प विश्लेषण का, चट्टानों को काटकर बनाई गई पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं का, स्थिति वेदन का, नवपाषाण काल से संबंधित एकात्म का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इस काल में, महापाषाण काल में अंत्येष्टि जो स्थल था वो जो बताता था वो प्रारंभिक शिल्प विश्लेषण के बारे में बतलाता था। उसके बाद प्रारंभिक विनिमय मतलब मार्केटिंग के नेटवर्क के बारे में, खनिज संसाधनों का उत्तरी दक्कन जो कहा जाता है, साउथ में जो दक्कन एरिया है उसमें परिवहन के बारे में बताता था। और स्थिति विभेदन के बारे में बताता था। तो चूंकि इसमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 3 का। उसके बाद आ जाइए चौथा नंबर सवाल। विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत विष्णु के सम्मान में, जो यूनान का यानी कि ग्रीस का था, वो कौन था? तो हेलियोडोरस था, ठीक है। हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु यानी कि वासुदेव के सम्मान में स्तंभ स्थापित करवाया था। और तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाकिडास द्वारा शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। तो किसके दरबार में गया था? हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में ये गया था, शुंग के वो राजा थे, ठीक है। तो इसी ने बनवाया था, क्या बनवाया था? इसने बनवाया था, विष्णु के सम्मान में स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं था या थे?
जो भी है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें सब का सब नहीं थे ना, तो इसमें से सब का सब पूरा पाषाणकालीन युग से ही था। सोहन घाटी में काटने की कुल्हाड़ी और दूसरे काटने के औजार मिले हैं। उसके बाद कक्ष क्षेत्र में, जो ये है कक्ष क्षेत्र, तो इसमें पूरा पाषाणिक औजार मिले हैं, जैसे बिरादक, कुल्हाड़ी काटने का और भी औजार मिला है। घाट प्रभा जो है वो कर्नाटक में है, बेसिन में बड़ी संख्या में कुल्हाड़ियाँ मिली है। तो ये सब का सब जो था ये पूरा प्राचीन काल युग का था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है मोहनजोदारो, और इसमें कहाँ से क्या चीज़ मिला। तो मोहनजोदारो में पशुपति महादेव का मुहर, चाहूदारो में मनका बनाने का कारखाना, गढ़ी विहीन नगर, कांसे का खिलौना इत्यादि। तो यहाँ मनका बनाने का बहाना। उसके बाद रंगपुर में हो जाएगा बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी का ये मिला था। उसके बाद हड़प्पा में बैलगाड़ी मिला था और मानव शरीर रचना के बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली थी। तो इस हिसाब से ये मिलान हुआ, और इसके हिसाब से जो आंसर होगा इसका, वो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। उसके तभी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, नृवंश विज्ञान संबंधित है। नृवंश विज्ञान किस चीज़ से संबंधित है, ये इसमें सवाल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से। इसका आंसर नृवंश विज्ञान जो है संस्कृतियों के वर्णनात्मक अभिलेखन से संबंध रखता है। पूरा लेख विद्या या अभिलेख के अध्ययन से संबंधित है, पूरा लेख विद्या। उसके बाद भूविज्ञान पृथ्वी की रचना से संबंधित है। तो अभिलेखों के अध्ययन से जो संबंधित है उसको पूरा लेख विद्या बोलते हैं, और नृवंश विज्ञान जो हो गया संस्कृति से वर्णनात्मक अभिलेखन से संबंधित है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 का आंसर, दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य पाए गए हैं, मतलब 2 ब्यूरियल का जो साक्ष्य पाया गया है वो कहाँ से पाया गया है। तो बनावली में, हड़प्पा में, सुरकोटदा में और लोथल में। तो 8वां का आपका आंसर हो जाएगा डी, लोथल में। लोथल में एक्चुअली लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ पे कि पाया गया था कि पुरुष और महिलाओं का जो शव था वो साथ में मिला था। तो इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा जैसी प्रथा कोई रही होगी पहले। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में चयन कीजिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इधर है, स्तोत्र और प्रार्थना, अनुष्ठान और यज्ञ, और उसके बाद यजुर्वेद चिकित्सा, सामवेद संगीत। तो सामवेद तो संगीत है, ठीक है, तो सामवेद संगीत मिला देते हैं। सामवेद संगीत। अथर्ववेद जो है आपका वो अथर्ववेद चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद ऋग्वेद जो है वो प्रार्थना से संबंधित है, तो स्तोत्र और प्रार्थना हो गया। यजुर्वेद बच गया, अनुष्ठान और यज्ञ हो गया। ठीक है, तो इसका मिलाप देख लेते हैं। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। उसके बाद बी का हो गया 1, तो बी का हो गया 1 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से मिलान हम लोग करते चलेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे उपनिषद और मुंडको जो भी है। तो सत्यमेव जयते ये एक संस्कृत भाषा है, और सत्यमेव जयते एक प्राचीन पद है संस्कृत का, जिसका मतलब क्या होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यह एक भारतीय ग्रंथ है, एक जिसको मुंडको उपनिषद बोलते हैं, ये इससे लिया गया है और ये संस्कृत में ही लिखा गया था। ठीक है ना, ये अथर्ववेद के अंदर है, मतलब मुंडको उपनिषद जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे, तो गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किए थे कुशीनगर में प्राप्त किए थे, मतलब देह छोड़े थे वहाँ पे, उन्होंने शरीर का त्याग किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 12 नंबर, ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ 10 किंगडम इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होगा, बैटल ऑफ 10 किंगडम, देखिए इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये परुशिनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको रावी नदी भी बोलते हैं। और
इस युद्ध में जो भरत थे, भरत के बीच में और बाकी 10 राजाओं का एक संघ था, उसके बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें भरत की जीत हुई थी। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, डैश ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने तो करी थी, अब 485 ईस्वी में करी थी कि 427 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुमारगुप्त ने जो स्थापना की थी किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की, वो 427 ईस्वी में की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी 13 नंबर का। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। कहीं कहीं थोड़ा स्लो होगा, जहाँ पे मिलाने वाला है थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। निम्न एक्सप्लेन करेंगे भाई तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म से सामान्य नहीं है, मतलब कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में नहीं है, ठीक है ना, कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो 14 का आंसर जो है, देखिए दोनों आस्थाओं में कर्म पे विश्वास रखते थे, दोनों आस्था आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि थी। ठीक है, दोनों आस्था में क्या है कि भारत के क्षत्रिय कुल से दोनों बिलोंग करते थे। उसके बाद दोनों में अनुष्ठान और समारोह के अनुसरण जो था उसको नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें 14 का ए आंसर। चूंकि अहिंसा को तो दोनों ने सपोर्ट किया, वेदों के प्रति उदासीनता तो सपोर्ट किया, जैसे कि नहीं मानते थे, और रीति रिवाजों की परंपरा की अस्वीकृति तो थी ही। तो आत्मदहन जो था ये नहीं था दोनों में, तो ये हो गया आपका सामान्य नहीं था, दोनों में कॉमन नहीं था। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, संगम युग के दौरान कावेरी नदी के दक्षिण से फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कावेरी नदी के संगम युग के समय दक्षिण की तरफ फैले हुए जगह को क्या कहा जाता था। तो संगम युग में तेनकराई नाडु, बडकराई नाडु, मंडलम नाडु। तो तेनकराई नाडु कहा जाता था संगम युग में, जो कावेरी नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, और जो उत्तर वाला क्षेत्र था उसे बडकराई बोलते थे। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, गौतम बुद्ध की माता का संबंध था, किस वंश से संबंध था। तो गौतम बुद्ध किस वंश से थे, गौतम बुद्ध जो था लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, पता होगा आप लोग को, और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 563 बीसी में, और भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540, यानी कि 23 साल छोटे थे भगवान महावीर। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था, शाक्य वंश में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। लेकिन उनकी क्या कर रहा है कि माता जी जो थी, ठीक है ना, वो सुशोधन जो उनके पिता थे, और जो माता थी वो थी महामाया, और वो किस वंश की थी, तो वो कोलीय वंश से थी। याद रखिएगा कि वो खुद शाक्य वंश के थे, लेकिन उनकी माता जो थी कोलीय वंश की थी, वो वहाँ की राजकुमारी थी। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 17 नंबर, श्रवणबेला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा श्रवणबेला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो 17 का आपका चामुंड राय के द्वारा की गई थी। ये चामुंड राय कौन थे, गण वंश के मंत्री और सेनापति थे ये। ठीक है, गण वंश था उस समय, वो गोमतेश्वर नदी के गोमतेश्वर के रूप में जाने वाले बाहुबली का एकमात्र मूर्ति 60 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण उन्होंने प्रतिभा स्थापित करवाई थी। ये कौन से वंश के थे, तो गंग वंश के थे। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है, मतलब क्रोनोलॉजिकली सही है। ठीक है, तो इसका 18 का आंसर आपका हो जाएगा हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये सही क्रम है। ठीक है, पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लवन, फिर कुषाण, ये सही क्रम है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, वो शाकाम्बी के नेतृत्व में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी, वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और तीसरी जो थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, वो मोंगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुई थी 250 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, और ये हुई थी 98 ईसा पूर्व, 98 ईस्वी में, 98 ईसा पूर्व नहीं, वो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई थी। तो इसमें ये हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महामंडित धर्म कौन है। तो ये तीनों जो धर्म है आप लोग पढ़े होंगे इतिहास,
तो उसमें ये जैन धर्म में आता है। ये तीनों का तीनों जैन धर्म का है। 20 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 21 नंबर, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आजीवक संप्रदाय जो है वो जनरली हम लोग सुनते हैं ना, चाहे पढ़ते हैं कि बराबर की पहाड़ी जो है उसमें जो गुफा बनाया था, सुदामा गुफा, और बाद में आजीवकों को दान कर दिया। तो जनरली ये माना जाता है कि अशोक के टाइम बनवाया गया था, आजीवकों को दान किया गया। तो क्या था कि वो बौद्ध भिक्षुक को दिया। एक्चुअली वो बौद्ध को नहीं दिया गया था, आजीवों का एक अलग संप्रदाय था। एक्चुअली हुआ क्या था उस समय कि जब भगवान महावीर अपने घर द्वार को छोड़ के जब निकल गए थे, तो उस समय उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके साथ मखली गोसाल उनके साथ थे। ठीक है, तो मखली गोसाल जो थे तो वो उनके साथ थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में, महावीर के बीच में और मखली गोसाल के बीच में मतभेद हो गया। तो दोनों अलग अलग हो गए। तो भगवान महावीर जैन धर्म को कंटिन्यू किए, और आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? मखलीपुत्र गोसाल ने। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 21 नंबर का आंसर हो गया डी। उसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो इसमें कैवल्य कहलाता है। 22 का बी आंसर हो गया। सर्वोच्च ज्ञान जिसको बोलते हैं, जिनको एक वृक्ष के नीचे, क्या चीज़ के वृक्ष के नीचे? भगवान बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये महाबोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और जैन भगवान को, मतलब कि महावीर भगवान को मिला था ज्ञान साल के पेड़ के नीचे, जाम्बिका ग्राम में। ठीक है, साल के पेड़ के नीचे इनको मिला था महाज्ञान, जिसको सर्वोच्च ज्ञान, जिसको कैवल्य बोलते हैं। तो इसका आंसर 22 का हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ। सारनाथ में उन्होंने पहली बार भाषण दिया। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सांची जो है स्तूप, उसको अशोक ने बनवाया था। तो ये सांची जो है ये संबंधित नहीं है भगवान बुद्ध से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? ठीक है, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का सारथी छन था। ये एक दिव्य सारथी तो राजकुमार सिद्धार्थ का सारथी था। ठीक है, उसके बाद शायदवाद संबंधित है। शायदवाद, जो शायद मतलब शायद ये होगा, क्योंकि कोई भी सत्य और असत्य ऐसा माना जाता है किसी पार्टिकुलर धर्म में, और वो किसी पार्टिकुलर रेस्पेक्ट में होता है। जैसे आप कोई बात बोलें तो पूरी तरह सच है कि नहीं है, वो सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि शायद का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जैन धर्म में माना जाता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था? तो ये 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ह्वेन त्सांग। इसको त्सांग जो है ये बिना बताए हुए, चीनी राजा को बिना बताए हुए आ गया था इंडिया में। ठीक है, और इसने ये क्या बोलते हैं कि वापस जब गया तो वहाँ पे उसके राजा ने वहाँ उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अशोक का ब्राही में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया है। इसमें 1937 में ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिसेप के द्वारा। अशोक के स्तंभ अभिलेखों को जो पढ़ा करी थी, जो प्रयुक्त भाषा प्राकृत हुआ करती थी और भी भाषाओं को यूज़ किया गया था, तो उसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसका 27 का आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, 26 का आंसर भी बी था, 27 का आंसर सॉरी ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की? तो मंदिर निर्माण की बेसर शैली, ये ध्यान देने वाली बात है, चालुक्य जो थे ना, चालुक्य, इसका आंसर ये हो जाएगा। चालुक्य के निर्माण में बेसर शैली की विकास हुआ था। ठीक है ना, जो राष्ट्रकूट और होशियालों के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मतलब कि चालुक्य के समय में इस शैली का, बेसर शैली का यूज किया गया, और उस समय ये अपने चरमोत्कर्ष पे थी, अपने पिक पे था। उसके बाद मुद्रा राक्षस लिखा गया था, किसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो है
ये एक संस्कृत भाषा का नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण, सत्ता में रहने का वर्णन किया गया है नाटक के द्वारा। ठीक है, और ये जो लिखा गया है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 30 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा कि अधिकरण और सर्ग जो भी बोलिए ये 15 है। उसके बाद आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कहाँ है? आप ऐसे शिलालेख कौन सा है मतलब, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि कलिंग युद्ध का जिक्र अशोक के किस शिलालेख में है। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये 13वां शिलालेख में इसको बताया गया है, उल्लेख किया गया है। और उसके बाद 32 नंबर का आंसर हो गया ए। और उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन युग में भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भूमि अनुदान अनुलेखों में, अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो 33 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, इसका किया गया है। राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, इसका भी किया गया है। राजा के अधिकारियों द्वारा नमक खनन पर प्रतिबंध, इसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन बिष्टी पर प्रतिबंध का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका आंसर 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 34 नंबर, कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है? जल कर मतलब पानी पे जो कर लगाने का विवरण देता है, वो कौन सा शिलालेख देता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो था ना, गढ़वाल क्षेत्र का जो राजा था उसने जल कर लगाए थे, बहुत सारे कर लगाए थे, उसमें से उसने जल कर भी लगाया था। तो उसका जिक्र उसमें मिलता है, गढ़वाल क्षेत्र के शिलालेख पे मिलता है जल कर का विवरण। तो इसका आंसर 34 का डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग कौन सा? ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत जो दिया था चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य बोलते हैं, उनका जो अर्थशास्त्र था, उन्होंने दिया था कि 7 चीज़ें जो ऐसी है वो साम्राज्य को बढ़ाने में या विकास करने में या बढ़ावा देने में या मेंटेन करने में योगदान करती है। वो 7 तत्व जो था वो कौन कौन सा था? तो स्वामी यानी शासक, आमत्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब क्षेत्र और जनसंख्या, दुर्ग किला और यानी राजधानी, कोष खजाना, उसके बाद दंड राज्य की अपीरक शक्ति और मित्र सहयोगी राज्य का गठन करते हैं। तो इसमें से जो 7वां बात था वो था मित्र। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी की चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सब लोग जानते हैं, आर्यभट्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, मतलब अपनी धुरी पे घूमती है। सन के चारों तरफ तो घूमती है, दिन रात होता है, और धुरी पे घूमती है तो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, सन नहीं घूमता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आर्यभट्ट ने दिया था। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? बिंदुसार के शासन काल में ही अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो वो तक्षशिला नगर था। तक्षशिला ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तक्षशिला नगर पे दमन किया था अशोक ने, वो बिंदुसार के शासनकाल में ही। उसके बाद 38 नंबर सवाल, बराबर की पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आजीवकों को दान दे दिया गया था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। तो इसमें सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा 38 का बी, आजीवक। और आजीवक कौन है? न वो जैन है न वो बौद्धिस्ट है, आजीवक एक अलग संप्रदाय है। ये आपको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद 38 की जगह पर अब 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? ठीक है, जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंध किस क्षेत्र का है? ठीक है, तो ये जो है
आपका इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा बी, मालवा और जौनपुर। ठीक है, मालवा और जौनपुर इससे संबंधित है। ठीक है, और भद्रबाहु को कल्पसूत्र का रचयिता माना जाता है। भद्रबाहु को जो कल्पसूत्र है उसका रचयिता माना जाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। कर उदक भाग था, किस चीज़ का कर उदक भाग था? तो 40 का जो था वो आंसर हो जाएगा भूमि कर, सीमा कर, पथ कर, सिंचाई पर उपकर। सिंचाई के ऊपर उपकर जो था वही कर उदक भाग था। ठीक है, ये 1/5 या 1/3 तक दिया जाता था। तो किसी सिंचाई जो जमीन पे होगी उस जमीन से ज़्यादा उपज होगी तो अकॉर्डिंगली कर भी ज़्यादा, मतलब एक तरह से शेष था। उपकर मतलब क्या होता है? शेष होता है। जैसे हम लोग एडुकेशन शेष देते हैं ना, टैक्स जब भरते हैं तो वो शेष था एक तरह से, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, तो उपकर हो गया। तो ये सिंचाई के ऊपर लगता था, क्योंकि सिंचाई से क्या होगा कि उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो आमदनी ज़्यादा होगी, आमदनी ज़्यादा होगी तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना है। तो 1/5 या से 1/3 तक हिस्सा देना पड़ता था इसमें। उसके बाद तो ये हो गया इसका डी आंसर 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, अशोक का स्तंभ और शीर्ष पर पशु। तो ये आपको कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो 41 नंबर में जो है इसमें देखिए, संख्या में हाथी था, सांची में सिंह, रामपुरवा में सिंह। ठीक है, लौरिया नंद में अशोक स्तंभ पर भी सिंह है। तो ये सही है, सही नहीं है, यहाँ पे वृषभ दिया हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा ए, 41 का ए हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए 42 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत, यूनान से जो आया था, ठीक है, वो कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें आया था, वो 4वीं शताब्दी में आने वाला यूनानी राजदूत था। ठीक है, और उसी ने, मेगास्थनीज ने इंडिका जो बुक लिखी है ना, वो मेगास्थनीज ने ही लिखी है। तो ये पूछता है कि इंडिका किसके द्वारा रचित बुक है। उसके बाद आप आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को इस नाम से भी जाना जाता था। तोसाली का मतलब दूसरा नाम क्या था? तो तोसाली का जो दूसरा नाम था वो था धौली। ठीक है, तोसाली या तोसाली का पूर्व भाग में उड़ीसा में जो क्षेत्र है उसी को कलिंग बोलते थे। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम था, जो भुवनेश्वर से लगभग, जो अभी का भुवनेश्वर है 7-8 किलोमीटर दूर है, और उस समय वो राजधानी हुआ करता था तोसाली, और उसका दूसरा नाम था धौली। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो 44 नंबर का आंसर आपका ये, इसमें सब का सब आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा, देखिए, विविधा को चारागाह का भूमि बोलते हैं, बाता को चीनी के लिए वृक्षारोपण की भूमि बोलते हैं, उसके बाद उपवास को जोतने वाला भूमि बोलते हैं, कृष्ट को क्या बोलते हैं? खेती की भूमि बोलते हैं। और इसके अलावा तो इसमें कोई शब्द ही नहीं है जो भूमि से छोड़ के है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सब का सब भूमि से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कडफिसेस का पुत्र था? कौन सा राजा कुजुल कडफिसेस का पुत्र था? तो बीम कडफिसेस कुजुल कडफिसेस का पुत्र था। तो अगला क्वेश्चन, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? प्रतिष्ठान जो था वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कुछ दूरी पे है, दक्षिण की तरफ, वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये प्रतिष्ठान जो था वो सातवाहन राजवंश का राजधानी हुआ करता था। तो 46 का आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? कौन सी रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो ये मृच्छकटिक में ये मिलती है। मृच्छकटिक राजा शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत नाट्य था। क्या था? राजा शूद्रक द्वारा ये लिखा गया था, याद रखेंगे। और ये इसमें आपको प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन नाटक, तो 48 का आंसर हो जाएगा महेंद्र बर्मन प्रथम, इनके द्वारा लिखा हुआ ये
ये एक्चुअली लघु एकांकी संस्कृत नाटक था ये भी, ठीक है। और ये तमिलनाडु के 7वीं शताब्दी के शुरुआती में पल्लव राजा जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है ना, उनके द्वारा दो महान एक्चुअली नाटक में से ये एक है। मतविलास प्रहसन एक व्यंग है एक्चुअली, ठीक है ना, जिसमें पाखंडी, कपलिक और पाशुपुत्र, शैव संप्रदाय, बौद्ध और जैन धर्म के अजीबोगरीब पहलुओं का मजाक उड़ाया गया है। तो ये एक्चुअली व्यंग्यात्मक नाटक था, प्रहसन था, तो नाम से भी क्लियर है प्रहसन, तो व्यंग्यात्मक था। ये महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। 48 नंबर का आंसर का हो जाएगा ए। उसके बाद 49 नंबर, गुप्त काल के श्रेणियों में प्रमुख संस्थाओं का गठन किया गया था। गुप्त काल के में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में ये किया गया था। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट था। तो सबसे ज़्यादा शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट जो था वो कुमारगुप्त प्रथम था। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था और माता का नाम क्या था, ध्रुव देवी, ठीक है ना। तो इन दोनों का ये पुत्र था। इसका आंसर 50 का बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, अकृष्ट वन भूमि को, ठीक है। बास को क्या बोलते हैं, बस्ती, बास योग्य भूमि मतलब बास योग्य भूमि मतलब बस्ती हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि खेती योग्य भूमि, तो कृषि योग्य या खेती योग्य भूमि उसको क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, अपहृत, जंगल या वन भूमि को अपहृत बोला जाता है, तो अकृष्ट वन भूमि को हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिपल्स में उल्लेखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था, ठीक है। तो इसमें 52 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान और तगर। जो प्रतिष्ठान, तगर, मथुरा, उज्जैन जैसे नगर दक्षिण मार्ग पर अंतर्राज्यीय व्यावसायिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि मेन सेंटर हुआ करते थे ये, ठीक है। कि दक्षिण में जो प्रतिष्ठान तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सातवाहन राजवंश का राजधानी भी था। तो ये उधर नेतृत्व करते थे किस चीज़ का, व्यावसायिक एक्टिविटीज़ का, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का नेतृत्व करते थे। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब 53 नंबर क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय इसने क्या बोलते हैं पल्लव वंश, पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम को ही माना जाता है, क्या माना जाता है, उनको महामल्ल कहा जाता है या महापहलवान के रूप में भी इनको जाना जाता है। और महाबलीपुरम जो था उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम पड़ा महाबलीपुरम, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पे पड़ा है महाबलीपुरम जगह का नाम। तो ये भी याद रखने लायक एक सवाल ही बनता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता को उल्लेख किया गया है। हर्षवर्धन साउथ का और पुलकेशिन कहाँ था, सॉरी, हर्षवर्धन नॉर्थ के राजा थे और पुलकेशिन कहाँ के थे, साउथ के। तो किस शिलालेख में किया गया होगा इसका अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं। एहोल शिलालेख जो था, ठीक है, एहोल शिलालेख, इसका आंसर 54 का बी हो जाएगा। एहोल कर्नाटक में स्थित है, जाहिर सी बात है। तो ये उस समय चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य स्थल है, ठीक है ना। तो वहीं पे किया गया था वर्णन, ठीक है, जिसमें कि हर्ष का खिलाफ पुलकेशिन का जो सैन्य सफलता था उसका जिक्र किया गया है। एहोल शिलालेख जो कर्नाटक में, तो जाहिर सी बात है साउथ में है, और पुलकेशिन जो था वो साउथ से थे। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ। सबसे ज़्यादा जो विस्तार कृषि का हुआ है एक्चुअली गोल्डन एज जो बोला जाता है, हमारे प्राचीन भारत का इतिहास का गोल्डन युग जो कहा जाता है वो गुप्तकालीन वंश को कहा जाता है। और इसी के टाइम में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ कृषि का। 55 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 56 क्या है, यात्री और भारत के संबंध में उसका अवलोकन। तो
तो कौन क्या अवलोकन किया? फाहियान का अवलोकन था कि ये मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। अल बरूनी का कहना था कि भारतीयों को इतिहास का कोई समझ नहीं है, और ह्वेंग सांग का कहना था कि भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है। चलिए दो का हो जाएगा, मतलब बी का हो जाएगा 1, तो ये हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए। तो इस तरह से मिला के और आंसर करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऋग्वेद के संबंध में है, तो ये 57 नंबर देख लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये सत्य है। ऋग्वेद में क्या बोलते हैं, यौ का गेहूं के रूप में उपयोग किया जाता था, तो यौ का गेहूं के रूप में नहीं, जौ के रूप में यूज किया जाता था, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। उसके बाद ऋग्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान था, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है? अधिकांश स्तोत्र केवल पुरुषों द्वारा रचित है, यानी कि ये भी गलत है। अनुष्ठान ऋग्वेद का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि अनुष्ठान ऋग्वेद का अभिन्न अन्न है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से बाकी सब गलत है और एक सही है, तो 57 का हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद आ जाइए 58 नंबर क्वेश्चन। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को गुप्तों द्वारा जारी किए हुए उसको रूपक बोलते थे, और सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? तो दिनार बोलते थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चांदी रूपक, सोना दिनार, सिक्का, ये कब? गुप्त काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का बी हो जाएगा। उसके बाद 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? सही, न्याय, सांख्य, योग, पूर्ण मीमांसा, उसके बाद कनाद, गौतम, कपिल, जैमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सही है पूछ रहा है। तो देखिए न्याय जो है वो गौतम का दर्शन जो संप्रदाय है, और प्रतिपादक इसके गौतम थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सांख्य है वो सांख्य के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल थे। उसके बाद योग के प्रतिपादक पतंजलि, जो इसमें है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद पूर्व मीमांसा, जैमिनी, तो ये आपका सही हो गया, बाकी सब ये गलत मैच है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 59 नंबर का। उसके बाद आप आ जाइए 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इस तरह का जो मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इससे फायदा ये भी होता है ना कि आप एक सवाल पूछा कि ये कौन सही है, तो ये तो सही है, लेकिन ये न्याय के बारे में भी आप जान गए गौतम। अब बोलेगा कि न्याय संप्रदाय जो था उसका प्रतिपादक कौन था, यही सवाल पूछे तो आपको पता होगा कि गौतम। सांख्य संप्रदाय जो था उसका जो दर्शन संप्रदाय था उसका प्रतिपादक कौन था? तो कपिल। तो ये आप 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो गया, तो इससे ये फायदा हो जाता है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने से। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूहमा कहता है? पाल साम्राज्य को क्या बोलता है? रूहमा। कौन सा अरब यात्री, ठीक है। तो इसमें 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। 60 नंबर का आपका हो जाएगा सुलेमान, ठीक है। सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था, और वो एक अरब व्यापारी था, एक्चुअली यात्री था, व्यापारी था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर क्या नाम था उसका? ठीक है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय के टाइम में। तो ये सूर्य मंदिर द्वितीय के टाइम में बनाया जाने वाला अंकोर वाट ये मंदिर था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक के रूप में इसे जाना जाता है। ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और ये विशाल बौद्ध परिसर है, मंदिर का परिसर है, ठीक है, अंकोर वाट मंदिर, ठीक है ना। तो ये बनवाया गया था। उसके बाद इसका सही आंसर हो गया 61 का। 62 का, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए जो सही कूट का चयन कीजिए, सही करना है, ठीक है। तो आप अभी देख लीजिए 62 नंबर का गढ़वाल, तो गढ़वाल कहाँ है? तो ये आपका ये कन्नौज से मैच करेगा। चौहान कहाँ थे? तो चौहान किधर थे ये? तो चौहान आपको अजमेर से मैच कर जाएगा। चालुक्य, तो चालुक्य आपको ये गुजरात से मैच कर जाएगा। और चंदेल आपको बुंदेलखंड से मैच करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 3 और बी का 4, तो 3 और 4 यहाँ आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी। 62 क्वेश्चन नंबर आंसर डी, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए 63 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में क्या है, ये पूछ रहा है। धम्म के पद के रूप में गौतम बुद्ध के प्रवचन की बात है। गौतम बुद्ध सिद्धांत के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या, भिक्षुओं के मठवासी जीवन विनियमित करने के नियम, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच धम्म के संबंध में प्रश्नोत्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के नियम इसमें है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये हिंदू धर्म का है सूर्य मंदिर, जाहिर सी बात है। यह मंदिर राज्य कहाँ है भाई? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा पुरी से कुछ दूर है, कुछ उत्तर पूर्व की तरफ है उड़ीसा में। और यह मंदिर गंग वंश के साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। तो ये पूर्वी गंगवन वंश के साम्राज्य राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 150 ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में बनाया गया था। 150 ईस्वी में बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे। कौन वंश के थे? पूर्वी गंग वंश। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा। 65 नंबर, मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? 65 का, ये गया क्षेत्र के शासक थे। बिहार में गया क्षेत्र जो है वहां के शासक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 65 का आंसर हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में वह स्थान जहां सभी पूरा पशानिक, मध्य पशानिक और नव पशानिक स्थल पाए गए हैं, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे ये तीनों युग के समान पाए गए हैं? तो ये है बेलन घाटी। बेलन घाटी में हर तरह के पूरा पशानिक, मध्य पशानिक, नव पशानिक स्थल पाए गए हैं बेलन घाटी में। 66 का हो जाएगा बी आंसर। 67, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, कच्छ जिले में पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे अभयारण्य भी है और वन जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये हड़प्पा संस्कृति का एकमात्र जगह है जो आपको कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ए। उसके बाद 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े का साक्ष्य मिला है? तो घोड़ा का साक्ष्य क्या मिला है भाई? तो सूरकोटदा में घोड़ा का साक्ष्य मिला है। ये लगभग जो खुदाई पहले हुआ था उसमें ये मिला था। तो सूरकोटदा इसका आंसर हो जाएगा 68 का। उसके बाद 69 नंबर, ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 69 में आ जाइए। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली ब्राह्मण भूस्वामियों की ग्राम सभा था। सभा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली ग्राम सभा की थी जहां भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। नगरम केवल व्यापारियों की सभा थी। ग्राम सभा बड़ियम नामक के समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो देखिए, तो उड़ जो था वो सामान्य ग्रामीणों का सभा था। ठीक है, सभा जो था वो ब्राह्मणों की सभा को सभा बोलते थे। नगरम जो था वो यहाँ पे क्या लिखा है? एक केवल व्यापारियों का था। अच्छा, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण नहीं थे ये ऐसा लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। ये ऐसा ब्राह्मण भूस्वामी का, तो ये भी गलत हो गया। नगरम जो था व्यापारियों का सभा नहीं था, इसमें विक्रेता भी थे और दस्कर भी थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ग्राम सभा बड़ियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर का आंसर डी। उसके बाद 69 नंबर का डी। 70 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। हड़प्पा का स्थल हो गया और नदी, तो कौन एरिया कहाँ पे बसा हुआ है? देखिए, कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है वो भोगवा के किनारे बसा है। चाहूदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। ए का 3 और बी का 4 कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो वैदिक काल में चिनाब नदी को चंद्रभागा और किस नाम से जाना जाता था? इसको अस्किनी।
के नाम से जाना जाता था, तो चंद्रभागा यास्कीनी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए 71 नंबर का। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युग्मक सही सुमेलित है? भिक्षु अपना परिवार त्याग देने और सदा जीवन व्यतीत करने वाले को जैन भिक्षु बोलते हैं। एक्चुअली भिक्षु वर्ड जैन में यूज ही नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। बिहार वो स्थान जहाँ भिक्षु पूजा करते हैं, बिहार वो स्थान होता है जहाँ पे भिक्षु रहते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अहेज था वह पुस्तक जिसमें भारतीय पैगंबर थरथ्रुष्ट की शिक्षाएं तो ये भारतीय पैगंबर नहीं थे, ये ईरानी पैगंबर थे, ये भी गलत हो गया। जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कि जैन का शब्द का यही अर्थ होता है विजेता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आ जाइए 73 नंबर क्वेश्चन, किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 जनपदों का जो उल्लेख किया गया है वो आपको ये भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय, ये जो दीर्घ निकाय है ये आपका क्या बोलते हैं कि दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है, तो इन दोनों में पाया जाता है, तो इसका प्रॉपर आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, मगध राजवंशों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक। तो सबसे पहले तो भाई आ जाता है हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 74 का सीधा आंसर हो जाएगा डी। आप लोग जो प्राचीन इतिहास पढ़े हैं, प्राचीन इतिहास में ऐसे ही क्रोनोलॉजी है, या फिर जो हमने समरी भी दिया था उसको भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा ही होगा, नहीं पढ़े होंगे तो देख जरूर लीजिएगा। निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। भाई सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। भी देखिए हम नया कोचिंग का वीडियो लाए हैं, इसका भी बहुत डिमांड है, इस क्वेश्चन बुकलेट का भी बहुत डिमांड है, तो इसलिए छूटना नहीं चाहिए। मेरा पर्पस ये है कि छूटना नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा तभी नहीं छूटेगा, नहीं तो कभी कोई वीडियो मिस कर जाता है। तो 75 का क्या है, इसको भी कालानुक्रमित स्थल में सजाना है, पश्चिम से पूरब की तरफ, कालानुक्रमित नहीं, पश्चिम से पूरब की तरफ सजाना है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अवंती हो जाएगा, ठीक है, तो अवंती सब में है। उसके बाद आपका हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 किस्में है, 3 इसमें है और इसमें है। उसके बाद मत्स्य के बाद क्या हो जाएगा? हाँ, अवंती, मत्स्य, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा, ठीक है। कौशल के बाद फिर मगध हो जाएगा। तो 1 3 4 2 इसका 75 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, चलिए। निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को महिलाओं के अधिरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? ठीक है, महिलाओं के अधिरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था, महिलाओं को वो जिम्मेवारी सौंपी गई थी, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा इति झांखा महामात, ये इसमें महिलाओं को ये काम सौंपा गया था। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी। उसके बाद आप आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने क्या भेजा था? राजनयिक मिशन भेजा था। तो 77 का आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया का जेर्क्सेस, ठीक है ना, ये यूनानी राजा नहीं था। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है? सबसे पुराना तमिल जो साहित्य है उसका सबसे पुराना, तो ये तोल्पियर, तो तोल्पियर हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है सबसे पुराना साहित्य है किसका? तमिल व्याकरण का, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए 79 नंबर क्वेश्चन, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है? युद्ध और विजय की देवी संगम युग के दौरान किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इनफैक्ट सारा का सारा ये प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें कोरवई को संगम युग में संगम युग के दौरान युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है। तो 79 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 80 नंबर सवाल, महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो महावंश और दीपवंश जो है
वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, ये दोनों का दोनों महावंश और दीपवंश बुद्ध भगवान के यात्रा का विवरण जो श्रीलंका में गए थे तो उसकी यात्रा का विवरण इसमें है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद गुप्तों की शाही मुहर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, 81 नंबर सवाल। ठीक है, तो गरुड़ किसका प्रतीक था? शाही चिन्ह का प्रतीक। उसके बाद 82 नंबर सवाल आ जाइए, 81 का बी हो गया। 82 नंबर, महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? महाबलीपुरम में किस राजा के? नरसिंहवर्मन प्रथम, इसी के नाम पे तो महाबलीपुरम जगह का ही नाम पड़ा था, तो इसी ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, पशुपति के मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पशुपति के मुहर के संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में पथली मारे एक आकृति बैठी हुई है, केंद्र की आकृति की दाईं ओर गेंडा और भैंसा है, केंद्र की आकृति की बाईं ओर हाथी और बाघ है, या मुहर तांबे की बनी है। ठीक है, तो इसमें से सही कौन है? तो इसमें पशुपति की मुहर की जो विशेषताएं हैं वो इसमें से देखने से हमको पता चलता है, केंद्र में पालथी मारे हुए एक आकृति बैठी हुई है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर का। उसको 84 नंबर, किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? ठीक है, तो अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता। अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी और उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा 84 नंबर का। उसके बाद 85 नंबर का, ये अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? ठीक है, तो ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, तो ये पाई गई है कालीबंगा में। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसका आंसर हो गया 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये आपको देखना है, दधेरी जो है वो पंजाब में है। ठीक है, तो ये दधेरी पंजाब हो गया। उसके बाद रंगपुर जो है, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर है गुजरात में। उसके बाद आपका हो गया राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। चाहुदारो, चाहुदारो कहाँ है? तो चाहुदारो सिंध में है, तो सिंध का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका सही किया जा रहा है रंगपुर गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आप आ जाइए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? इस बात पे भी ध्यान देना है कि नहीं है। शिलालेख या अभिलेख, अभिलिखित सामग्री। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है हमें। तो ये पहला जो शिलालेख है विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पशुवध का निषेध के बारे में जिक्र करता है, ये सही है। अच्छा, चौथा शिलालेख का है महंगे समारोहों का निंदा। एक्चुअली जो 9वां शिलालेख था ना, उसमें महंगे समारोहों का निंदा किया गया था, तो ये गलत है। उसके बाद 5वां धम्म महामत की नियुक्ति, ये सही है। 12वां में अन्य संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता दिया गया है, तो मेन ये गलत है चौथा। तो इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 87 नंबर का क्वेश्चन का। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? ठीक है, तो 88 नंबर का हो जाएगा डिमेकस। डिमेकस जो था सेल्यूटिस निकेटर का जो था वो राजदूत था, डिमेकस उसके दरबार में आया था। ठीक है ना, तो ये डिमेकस इसका राजदूत हो गया इनके दरबार में। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 90 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? ठीक है, जैन संप्रदाय का पहला थेर, तो महावीर के 11 शिष्य थे। कितने शिष्य थे भाई? 11, जिन्हें गंधर के रूप में जाना जाता था। आर्य सुधर्मा महावीर के बाद जीवित रहने वाले एकमात्र गंधर थे और जैन समाज के पहले थेर थे। तो इसमें कौन हो गए? सुधर्मा, आर्य सुधर्मा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का अर्थ क्या था? 91 नंबर का सवाल का आंसर, नगद और भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर, नगद में देने वाला एक प्रकार का कर को
हिरण्य कहा जाता था। उसके बाद आपका आ जाइए 92 नंबर सवाल। कोल्हुआ के स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? कोल्हुआ, कोल्हुआ, ठीक है। तो 92 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा एकल सिंह है, ठीक है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? बौद्ध मुद्रा, महत्व और प्रतिनिधि इसका, ठीक है। तो इसमें कौन सुमेलित है? 93 का हो जाएगा आपका सुमेलित सही है ब्रज। मुद्रा का संबंध, ब्रज का किससे संबंध है? ज्ञान से, ठीक है। तो इसमें ज्ञान यहाँ पे है, ब्रज यहाँ पे, ये सुमेलित नहीं है। अभय का, अभय निर्भयता से है, तो निर्भयता कहाँ है भाई? सुरक्षा, डर नहीं, तो ये भी सम्मिलित नहीं है। भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श यहाँ पे ध्यान है, ध्यान का किससे संबंध है? ध्यान का ध्यान से संबंध है, ठीक है। अभय का यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, तो भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श का बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनाने के लिए पृथ्वी का आह्वान, तो ये आपका सही मायने में संबंधित है। तो इसका आंसर 93 का सी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से ये 95 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? अन्य तीन का समकालीन नहीं था, तो ये मिलिंद जो इनके समकालीन नहीं था, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक ही जमाने के थे, एक ही समय के थे। मिलिंद उस समय के नहीं थे। बिंबिसार हड़ेक वंश का था और उसने प्रसेनजीत की बहन से शादी करी थी जो गौतम बुद्ध के समकालिक था, और मिलिंद उसमें नहीं था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 94 का। उसके बाद 95 नंबर, स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? स्थूलभद्र किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्वेतांबर। ये दिगंबर श्वेतांबर जो है टर्म जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, राजा रानी प्रकार के सिक्कों का परंपरा किसने शुरुआत की? ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्कों की शुरुआत करी थी। महाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसने ही शुरुआत की थी राजा रानी प्रकार के सिक्कों की। उसके बाद 97 नंबर, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का यूनानी मतलब ग्रीस का ये इतिहासकार थे, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन, ह्वेंगसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? ह्वेंगसांग जब आया था तब उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो ह्वेंगसांग जो था वो 637 में और 642 में नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था, मतलब आया था वहाँ पे 2 साल रहा भी था। और इसको दूसरे नाम से भी एक जाना जाता था, वहाँ पे उसको एक दूसरा नाम दिया गया था, वो नाम था मोक्षदेव। ठीक है, उसको भारतीय नाम दिया गया था। और ये जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे वो आचार्य शीलभद्र थे। 98 का बी आंसर होगा। उसके बाद 99 नंबर, वैदिक काल में अधन्य का प्रयोग किया जाता था वृषभ के लिए, हाथी के लिए, भेड़ के लिए, गाय के लिए। तो अधन्य का प्रयोग जो किया जाता था वो गाय के लिए किया जाता था। मारने योग्य नहीं, मतलब अधन्य मतलब मारने योग्य नहीं का मतलब होता है गाय का। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, चोल राजाओं में से किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से कौन जो था? 1018 ईसा पूर्व में राजेंद्र ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? कौन सा संस्कृत काव्य? ठीक है, ये मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था, अच्छा फिर 102 हम छोड़ दिए। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो एक दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें,
और 103 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, और उसके आमद थे शिशुनाग उखाड़ फेंका, ठीक है ना। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, और इसका जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का बी। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के में अशोक और धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है, किस शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है? तो 104 नंबर का हो जाएगा आंसर भब्रू के शिलालेख में। भब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलता है। इस शिलालेख को कहा जाता है, इसे बुद्ध संघ और धर्म में पूर्ण आस्था थी। इसी शिलालेख में बताया गया है कि बुद्ध धर्म और संघ में पूरा विश्वास था, किसको? अशोक को। तो ये भंबू शिलालेख में 104 का आंसर सी। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन, अल्लोरा के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं, किसके लिए है? जैन धर्म, बौद्ध जैन धर्म, हिंदू बौद्ध जैन, सबके लिए है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? हिंदू बौद्ध और जैन धर्म सबके लिए है। तो 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला हून राजा कौन था? ठीक है, तो 106 में जो पहला हून राजा था तोरामन, ठीक है, ये पहला हून राजा था। और विष्णु के अवतार शुकर के रूप में दर्शाया गया है इसको, ठीक है, किसको? तोरमन को, जो बाद में ये जैन धर्म को अपना लिया था। उसके बाद आप आ जाइए 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन कोई नहीं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने के लिए थोड़ा टाइम मेहनत करना पड़ता है। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख है? ठीक है, इस तरह का भी सवाल पूछता है बिहार ये बीपीएससी में। तो मस्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक के नाम से उल्लेख है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 33 टोटल शिलालेख है, और शिलालेख सारे के सारे शिलालेख में अशोक का जो नाम है वो देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से चिन्हित किया गया है। लेकिन एक मस्की जो ऐसा जगह है, मतलब जो कर्नाटक में पड़ता है, रायचूर के आसपास पड़ता है, तो वहाँ पे अशोक का नाम अशोक लिया गया है, और उसमें बताया गया कि इनको ये उपाधि मिली देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की, ठीक है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई होता है। तो ये मस्की शिलालेख में अशोक के नाम से ये प्रदर्शित है। 107 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। 9वां मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का, ठीक है, तो इसमें 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 108 का आंसर हो जाएगा ए। 109 नंबर क्वेश्चन, गोत्र शब्द का पहली बार मिलता है, कहाँ मिलता है गोत्र शब्द पहली बार जो टर्म यूज किया गया है? तो ऋग्वेद में गोत्र का आशय कोशाला से है। परिवार, वंश और परिजन का विशिष्ट अर्थ अपेक्षाकृत अधिक हाल का है, ठीक है, तो इसमें ये कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। तो 109 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? 109 नंबर का आ जाएगा, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, आरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें आपका आ जाएगा कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, कबीला, फिर जन, फिर राष्ट्र, ठीक है। तो कुल, फिर आपका आ जाता है ग्राम, फिर आपका हो जाता है विश्व, उसके बाद फिर हो जाता है जन, यानी कि 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, इसका आंसर हो जाएगा 110 का बी। उसके बाद आप आ जाइए 111 नंबर, तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन था? तीसरा तमिल संगम, ठीक है, नकीरर था तीसरा तमिल संगम का अध्यक्ष। उत्तरी मदुरई में आयोजित किया गया था तीसरा तमिल संगम, ठीक है, ये उत्तरी मदुरई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 111 नंबर का आंसर हो जाएगा। 112 नंबर, मदुरई निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? मदुरई किस राजवंश की राजधानी थी भाई? तो ये पांडे की राजधानी मदुरई थी। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 112 का ए। उसके बाद 113 नंबर, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो 113 का हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद यह उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे, अश्वमेघ जब उसने किया और उसके बाद इसने
जिसका पृथ्वी पर कोई मतलब अश्वमेघ का मतलब ही होता है कि उसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद इसने ये पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद तो इसका हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। उसके बाद 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? धार्मिक ग्रंथ है और प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो अभिधम पिटक सूत्र जो है, अभिधम पिटक सूत्र एक्चुअली बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो 114 का आंसर डी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महाभाष्य जो है वो जातक की कहानियों से संबंधित नहीं है, राज्य शिल्प से संबंधित नहीं है, दर्शन से संबंधित नहीं है, व्याकरण से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये पतंजलि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और यह अष्टाध्यायी के कुछ व्याकरण के कुछ चुनिंदा नियम को लेके लिखा गया था महाभाष्य। तो अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का एक महाग्रंथ है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 116 नंबर, किस अभिलेख में से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? गुप्त शासक ने हुनों को हराना था, ये किस शिलालेख से साबित होता है? तो शिलालेख भीतरी स्तंभलेख से ये साबित होता है कि क्या बोलते हैं कि गुप्त शासक ने हुनों को हराया था। तो ये भीतरी स्तंभलेख कहाँ मिला था? तो यूपी के गाजीपुर के क्षेत्र में मिला था और उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि स्कंदगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त जो गुप्त काल का शासक एक था, उसके काल में हुनों ने आक्रमण किया था, तो हुनों को हराए थे स्कंदगुप्त ने, और वही उसके बाद स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। तो 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका श्रेय हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? तो 117 नंबर का आंसर हो जाएगा हर्षचरितम। हर्षचरितम हर्षवर्धन का लिखा हुआ नहीं है। बाकी जो ये नागानंद है, ये प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, इसको हर्षवर्धन ने लिखा था, लेकिन हर्षचरितम को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। तो ये उनको इसका क्रेडिट नहीं जाता है, इसलिए 117 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 118 नंबर, कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें कुमार संभव के नाम के जो ग्रंथ है उनका, कालिदास का, उसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 119 नंबर सवाल, बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? 119 का अनुशासन से संबंधित है पातिमोक्ष, ठीक है। उसके बाद 120 नंबर सवाल, इसका 119 का हो जाएगा ये। 120 नंबर सवाल, भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम धोष शब्द किस बात को बताता है? तो धम धोष और भेरी धोष शब्द का व्याख्या आमतौर पर बल द्वारा विजय के बजाय धर्म द्वारा विजय के रूप में की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा धर्म के माध्यम से विजय, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था या किसके हमें ये क्या बोलते हैं कि बारे में लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था वो लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, ठीक है ना। और ये प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पे मिला है, ठीक है। तो इसमें जो चर्चा की गई है वो चर्चा की है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, उनके परिग्रहण के बारे में जो चर्चाएं हुई है वो किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त के बारे में हुई है। तो 121 का आंसर हो जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है वो हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, ये याद रखेंगे, ये भी सवाल पूछता है। उसके बाद 122 नंबर, पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? ठीक है, तो 122 का आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणिक युग में सूक्ष्म पाषाण बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। 122 का हो जाएगा बी। 123 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है चैत्य शुरू में
शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे। चैत्य भिक्षुओं के निवास का स्थान थे, जबकि बिहार प्रार्थना कक्ष थे। प्रार्थना कक्ष तो नहीं थे, भिक्षुओं के निवास थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एलोरे गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी गलत है। उसके बाद सही कथन का पहचान करना है। एलोरे गुफा ये भी गलत है। उसके बाद एलिफेंटा गुफा एलोरे गुफाओं की समकालीन नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें कह रहा है सही कौन है, चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था। मतलब इसमें से कौन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था, तो 24 का हो जाएगा आपका वीरसेन। वीरसेन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें कालिदास थे, अमर सिंह थे, धनवंतरी थे, बारामिहिर थे, बररुचि थे, घटकर्ण थे, बेल भट्ट थे, शंकु थे। तो इनमें से ये सारे लोग थे, लेकिन वीरसेन नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उसके 9 रत्न में ये वीरसेन शामिल नहीं थे। 24 का आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें गलत कौन है। ठीक है, तो मगध की राजधानी, ये 25 नंबर सवाल, मगध महाजनपद और राजधानी। ठीक है, तो लिच्छवी जो था वो इसका आंसर हो जाएगा। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, तो गिरिव्रज भी उसको कहा जाता है। अवंती माहिष्मती, माहिष्मती वही बाहुबली वाला, तो अवंती के दक्षिण में ये माहिष्मती एक बहुत ही बड़ा नगर था, बहुत इंपॉर्टेंट नगर था। बज्जी तो वैशाली हम जानते हैं। कौशल ये गलत है, 125 का आंसर हो जाएगा डी। हमें गलत पहचान करना था, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 126 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला से संबंध में सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो 126 नंबर का इसमें आ जाएगा अजंता और बाघ की गुफाओं में 1वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच चित्रकारी की गई थी, ये सही है। या फ्रेस्को चित्रकारी थी भी थी, ये जातक कथाओं के दृष्टियों से चित्रित किया जाता था। अच्छा, दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों को ही दर्शाते थे, तो ये 26 नंबर का आंसर ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। दृश्य शाही दरबारों महलों के साथ साथ आम जनता दोनों का चित्रण करते थे, तो बाकी विकल्प सही है, लेकिन ये सिर्फ शाही दरबार को नहीं दर्शाते थे, ये आम जनता का भी चित्रण करते थे, इसलिए ये गलत हो गया। 126 का आंसर डी हो जाएगा। 127 नंबर, हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही पूछ रहा है इसमें से। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश कस्बे और शहरों में एक सिंगी मोहरें मिलती थी, ये सही है। मोहरों पर न केवल वृषभ बल्कि हाथी, गैंडा, कुबर रहित सांड और बाघ के चित्र भी थे, ये भी सही है। अधिकांश हड़प्पाई मोहर पर कोई अभिलेख नहीं है, तो ये गलत है। मोहरों का व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो ये कुल मिला के 3 सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है। कौन सा कथन सही है, तो एक से ज़्यादा सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई। उसके बाद 28 नंबर चलिए, 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजतांत्रिक राज्य था या थे, जो भी है, तो इसमें राजतांत्रिक राज्य बाकी जब जो थे वो राजतांत्रिक राज्य अवंती, अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गांधार, मगध, मत्स्य, शूरसेन, वत्सा। 7 महाजनपदों में मगध जो था वो राजतांत्रिक राज्य था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर सवाल, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुप्त साम्राज्य के बारे में सही बताना है। गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भारत के हिस्सों में था, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, ये पूरा उत्तर भारत भी था। गुप्त साम्राज्य में संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। ठीक है, तो जो संस्कृति था ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी, मतलब जो हिंदू धर्म था उसके आसपास था, तो ये आपका ये सही है। उसके बाद हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था, ये सही नहीं है। गुप्त साम्राज्य के धार्मिक अहिंसा के प्रचलित, ऐसा ही सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। उसके बाद आ जाइए
130 नंबर, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माने जाने वाला देवता था उत्तर वैदिक काल के बाद। तो देखिए, ऋग्वेद का जो काल में जो सबसे प्रसिद्ध भगवान थे वो इंद्र भगवान और अग्नि भगवान थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों के चाल चलन और लोगों के रहन सहन में चेंजेज आया, और उसके साथ ही इनके प्रीफरेंसेस में भी चेंज आया भगवान के प्रीफरेंस में। तो उसने उसके इन लोगों के बजाय इंद्र और अग्नि के बजाय उन्होंने प्रजापति की पूजा शुरू कर दी, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति। सर्वोच्च देवता जो माना जाते थे प्रजापति, सबको रखवाला सृष्टिकर्ता के रूप में इसको माना जाता था। उसके बाद 131 नंबर सवाल, प्राचीन श्रवस्ती का नगर विन्यास क्या था? प्राचीन श्रवस्ती का नगर विन्यास क्या था? तो 131 नंबर सवाल का हो जाएगा अर्धचंद्रकार, बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला के राजा अम्भी ने बहुत अधिक प्रतिरोध किया, ये सत्य नहीं है। पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया, ये सही है। उसके बाद आपका भारतीयों ने महान संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता दिखाई, ये सही नहीं है। अगर दिखाई होती तो फिर वो घुसता ही नहीं। उसके बाद सिकंदर गंगा नदी तक आगे बढ़ा, ये वहाँ तक आ ही नहीं पाया था, पोरस ने ही उधर रोक दिया था, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा 132 का। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से कनौज स्थानांतरित किया था। कहाँ से कनौज लेके गया था? तो थनेसर से कनौज लेके चला गया था हर्ष ने अपनी राजधानी को। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 133 का ए। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था? नास्तिक मतलब किसी धर्म को नहीं माने, वो नास्तिक होता है। तो नंद वंश को नास्तिक माना जाता था। उसके बाद आ जाइए 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें 135 नंबर सवाल का महापद्म नंद ने करों का बहुत व्यवस्थित संग्रह किया था, मतलब खूब पैसा वसूला था। महापद्म नंद जो था नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इस विनिमित में उसने नियमित रूप से अधिकारियों का भी नियुक्ति किया था, बहुत सारा अधिकारी भी बनाया था, उसने कई नहरें बनवाई थी और बहुत सारा सिंचाई का भी काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद, 135 का आंसर बी। 136 नंबर सवाल, 136, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कालिदास का। उसके बाद आप आ जाइए 137 नंबर क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? बौद्ध सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था, तो किस जगह पे किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनौज में, ठीक है। उसके बाद 137 नंबर सवाल का आंसर हो गया सी। 138 नंबर सवाल, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है भाई? छठा लघु शिलालेख में मिलता है। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन, भारत के संबंध में कौन सी मथुरा कला शैली भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है? ठीक है, तो 139 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, ये अवलोकन उसका सही नहीं था। जाति व्यवस्था प्रचलित तो थी, डोनिमियस ने भारत पर आक्रमण भी किया था, और भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी तांबा तो ये था ही, तो ये सब आकलन सही था, लेकिन अकाल पड़ता था हमेशा, ये आकलन उसका सही नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है मतलब, ठीक है। तो 140 का आंसर हो जाएगा, इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं। बुद्ध की मूर्तियों में लंबी कर्ण, पातिल, मोटे होठ, चौड़े आंख और बाहर निकली हुई नाक है। इस शैली में मूर्तियां बनाने के लिए लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश में बहुल और भरहुत और सांची की प्रारंभिक भारतीय बौद्ध कलाओं से प्रेरित थी, और इसमें से कोई नहीं, तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा
ये इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं, ये ऐसा नहीं था, ये विशेषताएं नहीं थी। तो 40 का हो जाएगा, 140 का ये। उसके बाद 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है? 141 का, तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, ये तो भाई सब लोग जानते हैं। इसमें ऋग्वेद के केवल 2 शक, साकल शक और बस्कल शक सभी मौजूदा 21 में से अस्तित्व में है। तो साकल हो जाएगा आपका आंसर ए। अब आ जाइए 142 नंबर क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? ठीक है, 142 नंबर, तो भविष्य के बुद्ध जो है वो मैत्रेय हैं। ठीक है, जो भविष्य में पैदा होंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करके शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। तो ये है मैत्रेय। 142 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र डैश भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखा गया था उसमें ये कहा गया था। ठीक है, तो 143 का आपका हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में शूद्र और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत भाषा का उपयोग करता था। इससे महिलाओं की बिगड़ती स्थिति और समाज का स्तरीकरण का पता चलता है। प्राकृत भाषा मतलब महिलाओं को प्राकृत और शूद्र के बराबर रख दिया गया था, ऐसा माना जाता है गुप्त काल में। ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके बाद 144 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडोसियस माना जाता है? ठीक है, तो 144 का मणि में कलई जो है वो तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है। ये जो है ना सीता क्या नाम था इनका, तो ये सीतालई साथ नार के द्वारा लिखी हुई महाकाव्य जो थी वो शिल्प पंदिकरम, उसके आगे की कड़ी है मणि के माई, और ये इसको तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है। उसके तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 144 के बाद 145 नंबर, अंजीरा तोगो निंदोवरी डैश क्षेत्र से स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है। तो 45 नंबर आंसर का तो बालूचिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, बड़ियार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बड़ियार शब्द, वैसे तो हम लोग भोजपुरी में बड़ियार शब्द क्या बोलते हैं? ताकतवर को बड़ियार बोलते हैं। वहाँ पे किस शब्द के लिए? कर संग्रह करने के लिए बोला जाता था बड़ियार शब्द, ये संगम काल में यूज किया जाता था। उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृद भांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, तो 147 नंबर सवाल का आंसर जो है आपका ये उत्तर वैदिक काल में, ये प्रारंभिक वैदिक काल में पाया गया था, ये सही नहीं है, दौरान पाया गया था। अच्छा, ये 1600 ईसा पूर्व के दौरान पाया गया था, ये सही है। पीजीडब्ल्यू जो भी ये लिखा हुआ है, ये पीजीडब्ल्यू एक प्रकार का मूर्तिकला चित्रकारी था, ये मूर्तिकला चित्रकारी नहीं था। उसके बाद पीजीडब्ल्यू एक उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों में पाया गया है, तो इसका ये डी भी सही है और बी भी सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बदामों को चालुक्यों से छीन लिया था? बदामी को चालुक्यों से छीन लिया था, कौन सा पल्लव शासक था? तो वो पल्लव शासक था नरसिम्हवर्मन प्रथम महाबलीपुरम। नहीं, मतलब इसके नाम पे पड़ा था महाबलीपुरम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर 148 का ये होगा, इसने बदामी को चालुक्यों से छीन लिया था। उसके बाद 149 नंबर सवाल, सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक के क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? सातवाहन के बाद वहां पे कौन सा शासन किया था? तो इसके पतन के बाद, मतलब सातवाहन के पतन के बाद कदम वंश ने कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया था। और कदम वंश का जो संस्थापक था वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम मयूर्षमर्मन था। ठीक है ना, मयूर्षमर्मन था। ठीक है, तो ये उसने संस्थापना की थी कदम वंश का, और इसी ने शासन किया था कर्नाटक पे सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद। तो 149 का हो जाएगा बी। 150 नंबर, दक्षिण राज्यों में
उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य है? उल्कू किस चीज़ को बोलते थे? तो उल्कू बोलते थे पथकर। पथकर पशु और गाड़ियों का माल ले जाने का पथकर एकत्रित किया जाता था, ठीक है ना, इसको उल्कू बोलते थे। तो ये हमारा ये क्या बोलते हैं परफेक्शन आईएएस कोचिंग का जो ये आपका क्या बोलते हैं कि क्लासरूम का टेस्ट सीरीज है, इसका ये पहला टेस्ट हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने एक्सप्लेन करके अच्छे से डिस्कशन करके इसको पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा और क्या बोलते हैं कि आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। प्राचीन भारत का इतिहास में पूरा का पूरा कवर किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो हम लोग जल्दी लाएंगे। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। हमने कोशिश किया है जितना एक्सप्लेन कर सकते थे शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम में वो हमने कवर किया है। तो लगभग हम लोग 1.5 घंटा से कम में यानी कि 90 मिनट से कम में 150 क्वेश्चन किया है और हमें जो मिलने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में तो 120 मिनट मिलने वाला है। तो हम लोग सफिशिएंटली लोअर टाइम में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर तरीका है। तो आपका जो है टाइम जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट रहेगा। इसके साथ डिस्कशन भी हो रहा है तो बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन नोट से भी आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।